सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेट ICAR VHU की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो न्यू स्टूडेंट आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके लिए खुशखबरी भी है, कल सुबह 9 बजे आपके लिए BHU का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। अगर ज़्यादा संख्या में नहीं आओगे तो फिर हो सकता है आगे उस सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है आपको ऑनलाइन, और पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना है आपको। BHU का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा और उस क्लास आपकी वो क्लास ही डिपेंड करेगी कि आगे आपको पेपर सॉल्व करवाए जाएं या नहीं करवाए जाएं। तो कल देखते हैं BHU का क्या रहता है। जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं और जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, BHU का पेपर उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें बायोलॉजी भी आएगी और उसमें एग्रीकल्चर भी आएगी। तो BHU जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं जेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आना है, जो PAT की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आना है, और जो ICAR VHU की कर रहे हैं उनको भी आना है। सब स्टूडेंट को आना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल सुबह 9 बजे आपका फ़र्ज़ बनता है, प्रत्येक स्टूडेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सबको बताओगे कि कल सुबह इंपीरियल एग्रो क्लासेस चैनल पर 9 बजे पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम को 9 बजे की जगह 9:30 बजे कर देते हैं, तो 9:30 बजे का टाइम ठीक रहेगा। हम 9:30 बजे क्लास लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। 9:30 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर कल BHU का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा सुबह, और 11:30 बजे अपनी क्लास लगती है, वो आप जानते ही हो, वो वैसे की वैसे रहेगी, और शाम वाली क्लास वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ जुड़ी होती है। राइबोसोम की उप इकाइयाँ आप जानते हो, 70S होता है, 80S होता है। राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती है और उसके अंदर भी 70S में भी 40S और 30S जुड़ी होती है, और एक होता है 80S, उसमें 50S और 50S और 40S जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार दोनों जो उप इकाइयाँ जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है? कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, बोरोन से या कार्बन से? बताइए जल्दी से। जो राइबोसोम की 80S इकाई होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? 60S और 40S से मिलकर बनी होती है, और जो 70S होती है वो 50S और 30S से मिलकर बनी होती है। इन दोनों में 10-10 यूनिट इकाई जो होती हैं वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। तो बताना है जल्दी से, राइबोसोम की उप इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं, किससे जुड़ती है? कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, बोरोन से या कार्बन से? जल्दी से बताना है आपको। जिसने मैग्नीशियम जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राइबोसोम की उप इकाइयाँ जुड़ी हुई होती है वो मैग्नीशियम नामक तत्व से जुड़ी रहती है। तो मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है राइबोसोम के अंदर, और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, राइबोसोम की 80S इकाई बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। राइबोसोम की 80S इकाई बनी होती है। ऑप्शन ए 60S प्लस 40S, ऑप्शन बी 40S प्लस 40S, ऑप्शन सी 20S प्लस 60S, और ऑप्शन डी 70S प्लस 10S। बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब होगा। 80S इकाई किससे मिलकर बनी होती है? 40 और 60 से, 40 से, 20 60 से, 70 10 से। बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 60S प्लस 40S, बिल्कुल सही जवाब है। जो राइबोसोम की 80S इकाई बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? 60S प्लस 40S मिलकर बनी होती है। अब आप कहोगे सर 60S और 40S को मिलाएंगे तो 100 हो जाएंगे, बिल्कुल 100 हो जाएंगे, लेकिन जब ये दोनों जुड़ती हैं इकाइयाँ तो इसके अंदर जो 20 यूनिट्स होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। इसी प्रकार का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें लास्ट में जो इकाई जुड़कर बनती है वो 80 ही बचती है। आप वहां पर ऐसा मत कर देना 40S प्लस 40S बराबर 80S, ऐसे नहीं होता है। 60S प्लस 40S बराबर कितने होंगे? 80S होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल और पूछा जाता है, कैसे पूछते हैं देखिए। अगला सवाल है हमारा ये कि राइबोसोम की 70S इकाई बनी होती है। अब पूछा है राइबोसोम की 70S, पहले 80S पूछा था, तो 80S का क्या होगा? 60S और 40S। अब पूछा है कि 70S में क्या होगा? आपको पता है राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। 70S किस में पाए जाते हैं? 70S पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें 70S पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S पाए जाते हैं, ठीक है। और जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? 70S होता है, 70S होता है। तो उसकी जो 70S इकाई होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? 50S प्लस 30S। फिर दूसरा है
40s प्लस 30s, फिर तीसरा है 20s प्लस 50s, फिर चौथा है 70s प्लस 10s। बताइए जल्दी से ए बी सी डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला 50s प्लस 30s, बिल्कुल सही जवाब है। जो 70s होता है वो कैसे बनता है, वो 50s प्लस 30s को मिलाते हैं तो टोटल आता है 80s, लेकिन 10s यूनिट कोलैप्स हो जाती है और बचता है लास्ट में 70s। तो ध्यान रखना, राइबोसोम की 70s इकाई किससे मिलकर बनेगी, 50s प्लस 30s से मिलकर बनेगी। और पूछ ले राइबोसोम क्या कहलाता है, तो राइबोसोम हमारा इंजन होता है, कोशिका का इंजन राइबोसोम कहलाता है, प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री भी इसको बोल सकते हैं। अगला सवाल है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, अगर पूछ ले ये तो ये भी बता सकते हो आपकी केंद्रिका में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, राइबोसोम में प्रोटीन पर आवेश होता है। जो राइबोसोम होता है उसमें जो प्रोटीन होता है उस पर आवेश पूछा है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। राइबोसोम में प्रोटीन पर आवेश होता है, राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण करता है उस प्रोटीन पर किस प्रकार के या उस प्रोटीन के अणुओं पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। ए बी सी डी। जिसने ऋणात्मक आवेश जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जो राइबोसोम होता है उस पर किस प्रकार का आवेश होता है, उस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ध्यान रखना, ऋणात्मक, उदासीन मत कर देना। अगला सवाल है हमारा, क्रेंज शारीरिकी किन पादपों का अभिलक्षण है या लक्षण है। जो क्रेंज शारीरिकी होती है, पादपों में विशेष प्रकार की एक आकृति या संरचना या कुछ भी कह सकते हैं पाई जाती है, वो किस प्रकार के पादपों में पाई जाती है बताना है आपको। C4 पादपों में, C3 पादपों में, दोनों ही पादपों में पाई जाती है या दोनों में ही नहीं पाई जाती। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। क्रेंज शारीरिकी किस में पाई जाती है, C3 में, C4 में, दोनों में ही पाई जाती है या दोनों में ही नहीं पाई जाती है। जिसने जवाब दिया है C4 पादप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो क्रेंज शारीरिकी होती है वो किस में पाई जाती है, C4 पादपों में पाई जाती है। ध्यान रखना, C4 पादप या C4 प्लांट भी बोल सकते हैं इसको। अगला सवाल है, ऑक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फिर एक दिलचस्प आपको कहानी सुनाऊंगा मैं, क्या होता है, कैसे ऑक्सीन को आप पहचान सकते हो। तो ऑक्सीन की जो खोज की थी वो ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा FW वेंट, ऑप्शन बी है RH विटेकर, ऑप्शन सी है RS सिंह और ऑप्शन डी है JR क्रूड। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो मैं थोड़ा मेंटेन करके चलूंगा। ऑक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, FW वेंट, RH विटेकर, RS सिंह और JR क्रूड। जिसने ऑप्शन पहला जवाब दिया है FW वेंट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीन की खोज किसने की थी, ऑक्सीन की खोज की थी FW वेंट नामक एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब देखो ऑक्सीन क्या होता है। आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, सूरजमुखी के पौधे के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनने नहीं सुना है, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं। देखो जब सूरजमुखी का पौधा होता है तो वो बार बार सूरज की तरफ उसका मुंह क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि जिस तरफ सूरज का मुंह होता है उस तरफ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कोलैप्स हो जाता है या नष्ट हो जाता है, और वो जो तना होता है वो उस तरफ झुक जाता है। जिस तरफ सूरज की रोशनी की किरण पड़ेगी उस तरफ क्या होगा, उस तरफ हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या ऑक्सीजन की क्रियाविधि बदल जाएगी, और ऑक्सीजन की क्रियाविधि बदल जाने से वहाँ पर जो तना होगा वो उस तरफ झुक जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सूरज की तरफ ही क्या करता है, सूरज की तरफ ही वो मुंह करके रहता है। तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और तना उधर झुक जाता है। तो ये एक फैक्ट था। अगला सवाल है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। 5 जगत वर्गीकरण अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। ऑप्शन ए है FW वेंट, ऑप्शन बी है RH विटेकर, ऑप्शन सी है RS सिंह और ऑप्शन डी है JR क्रूड। बताइए जल्दी से। अब इसमें से FW वेंट तो आप जान गए हो कि कौन था, क्या किया था उसने, ऑक्सीजन की खोज की थी। तो अब 3 ऑप्शन में से बता दीजिए जल्दी से, BCD में बता दीजिए। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है RH विटेकर, बिल्कुल सही जवाब है। RH विटेकर क्या था, RH विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, 5 जगत वर्गीकरण अवधारणा दी थी। 5 जगत वर्गीकरण अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं, 5 जगत वर्गीकरण अवधारणा के जनक माने जाते हैं RH विटेकर। ध्यान रखिएगा, RH विटेकर को कहते हैं। अगला सवाल है, द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी। द्विनाम पद्धति बताना है आपको, किस वैज्ञानिक ने दी थी। ऑप्शन ए है वापस से FW वेंट, ऑप्शन बी पीटरसन, ऑप्शन सी RS सिंह और ऑप्शन डी कैरोलस लीनियस। बताइए जल्दी से ABCD। द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी। कैरोलस लीनियस बिल्कुल सही जवाब है।
जिसने डी जवाब दिया है कैरोलस लीनियस, जिसने कैरोलस लीनियस जवाब दिया है डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति 1753 में दी थी। कब दी थी? 1753 ईस्वी में दी थी। और सबसे पहले जो द्विनाम पद्धति का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो किसमें किया था? वो उन्होंने खुद की ही लिखी हुई पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। क्या था? उस पुस्तक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया था? खुद की पुस्तक में ही द्विनाम पद्धति का पहली बार प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना, स्पीशीज प्लांटेरम किसने लिखी थी? स्पीशीज प्लांटेरम कैरोलस लीनियस ने लिखी। 1753 में उन्होंने क्या किया था? द्विनाम पद्धति को दिया था, जिसको बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं द्विनाम पद्धति को। ठीक है, क्या होता है इसमें? वंश प्लस जाति मिलकर क्या बनाते हैं? वंश प्लस जाति मिलकर वैज्ञानिक नाम को बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, मनुष्य की अस्थियां या हड्डियां, मनुष्य की अस्थियां या हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सिनेमीड? कैल्शियम सिनेमीड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सिनेमीड? बताइए जल्दी से। मनुष्य की शरीर की अस्थियां, जिसने जवाब दिया है मनुष्य की शरीर की अस्थियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का तो अंडे का कवच बना होता है। अंडे का कवच पूछ ले किसका बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। और मनुष्य की अस्थियां पूछ ले तो ऑप्शन बी वाला जवाब होगा कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य की हड्डियां या अस्थियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। और ये जो हड्डी होती हैं ये पत्थर से भी मजबूत होती है। किससे मजबूत होती है? पत्थर से भी मजबूत होती हैं और वजन से पत्थर में हल्की मानी जाती है। वजन पत्थर का ज़्यादा होता है, जबकि मजबूत कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी हुई हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले आपसे तो आप जानते हो कौन सी होती है? हमारे घुटने से ऊपर और कमर से नीचे जो पैर की हड्डी पाई जाती है, जिसको हम फीमर बोलते हैं, वो शरीर की सबसे भारी या बड़ी अस्थि या लंबी अस्थि भी बोल सकते हैं उसको। शरीर के घुटने से ऊपर वाली और कमर से नीचे वाली जो हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है, या अस्थि भी बोल सकते हैं उसको। अगर छोटी पूछ ले आपसे तो शरीर की सबसे छोटी होती है स्टेपीज। वो कहाँ पर पाई जाती है? वो हमारे कान में पाई जाती है, जहाँ हम ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं, वो उसके अंदर पाई जाती है। उसके अंदर आपने देखना, आप कभी देखना, आपका कान है उसमें एक छेद दिखाई देगा आपको, वो छेद अंदर तक जाएगा और वो कहाँ तक जाएगा? स्टेपीज तक जाएगा। ठीक है, तो गाने तो वैसे सभी सुनते हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, गाने भी सुनते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। चलिए अगला सवाल है, संरचना व कार्य के आधार पर उत्तकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? संरचना व कार्य के आधार पर उत्तकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? एक क्लास में मैंने बताया था कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। और जो ब्लड है वो हमारे शरीर का क्या है? एक उत्तक है। उत्तक क्यों है? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स और बहुत सारी थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो अब संरचना व कार्य के आधार पर उत्तकों के प्रकार बताने हैं आपको। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4? कितने जवाब कितने होंगे संरचना व कार्य के आधार पर? 1, 2, 3 व 4? 4। संरचना व कार्य के आधार पर उत्तकों के जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। संयोजी उत्तक होते हैं, विसंयोजी उत्तक होते हैं और 2 प्रकार के और होते हैं। उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे अपन, उत्तकों के बारे में। अगला सवाल है हमारा, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनना कहलाता है। एक बीज से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनना कहलाता है। ऑप्शन ए बहुभ्रूणता, ऑप्शन ए अभ्रूणता, ऑप्शन सी प्रभाविता और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनना कहलाता है। बहुभ्रूणता, अभ्रूणता, प्रभाविता या कोई नहीं? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है गलत है, जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनना क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता कहलाएगा। अब इसको इस प्रकार से समझिए, देखो बहुभ्रूणता होती क्या है। बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है कि सपोज दैट हमने कोई भी एक बीज लिया और उसको मिट्टी में डाल दिया उगाने के लिए। अब जैसे ही वो अंकुरित होगा तो वो अंकुरित होगा तो उससे एक नहीं, उस एक बीज से लगभग 3 से 4 पौधे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उस बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण है, बहुभ्रूण है उसके अंदर। तो एक से अधिक भ्रूण है तो वो क्या करेंगे? वो एक से अधिक भ्रूण होने के कारण वो क्या होगा? बहुभ्रूण कहलाएगा। और उसमें एक से अधिक भ्रूण होते हैं, इसलिए वो अंकुरित होंगे सारे ही भ्रूण और नए पौधे को जन्म देंगे। और अब ये पूछ ले आपसे कि बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखना, अगर सबसे पहले बहुभ्रूणता की जो खोज की थी
तो खोज तो की थी सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी बहुभ्रूणता की। और अगर आपसे पूछ ले कि किन किन में पाई जाती है, तो मुख्य रूप से नींबू, संतरा और तंबाकू। नींबू, संतरा और तंबाकू में क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। पॉली एम्ब्रियो भी बोलते हैं इसको, बहुभ्रूणता को। अगला सवाल है हमारा, बीजों की जीवन क्षमता मापी जाती है या ज्ञात की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजों की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए टेट्राजोलियम टेस्ट, ऑप्शन बी लाइफ साइकिल टेस्ट, ऑप्शन सी पोरोसिटी टेस्ट और ऑप्शन डी फर्टाइल टेस्ट। बताइए जल्दी से। टेट्राजोलियम टेस्ट, लाइफ साइकिल टेस्ट, पोरोसिटी टेस्ट और फर्टाइल टेस्ट, ए बी सी या डी? बीजों की जीवन क्षमता मापनी है आपको। कैसे मापोगे आप? कौन सा टेस्ट करोगे आप? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है टेट्राजोलियम टेस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? बीजों की जीवन क्षमता या सीड विएबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको? जीवन क्षमता को सीड विएबिलिटी मापी जाती है। अब किससे मापी जाती है? इसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसको बोलते हैं 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। कौन सा? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। उसका टेस्ट करते हैं। उसमें जो जीवित भ्रूण होते हैं, बीजों के जीवित भ्रूण होते हैं, जो जीवित बीज होते हैं वो किस कलर के हो जाते हैं? वो हल्के गुलाबी कलर के हो जाते हैं। तो जो जिंदा बीज रहेंगे वो हल्के गुलाबी कलर में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि उसमें उपस्थित जो भ्रूण है वो अभी तक जिंदा है। तो ध्यान रखना, टेट्राजोलियम टेस्ट से जीवन क्षमता मापी जाती है। एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छा तो लगता है या नहीं लगता है, या फिर बिल्कुल ऐसे घास काट दूँ? अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बताना जल्दी से। अमीबा प्रोटिस। हाँ ठीक है। अगला सवाल। अब अगला सवाल ये, फिर ऑप्शन बताने से कोई मतलब नहीं। जितना एक्सप्लेन करके क्लास को सुनोगे, क्वेश्चन चाहे 30 ही हो, लेकिन उस 30 क्वेश्चन से रिलेटेड 40 क्वेश्चन और आप याद करके जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो बस लेक्चर को आराम से सुनते रहो और ध्यान से इनको देखते रहो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे, क्लास अटेंड करके गए आप, फिर आप जैसे ही कुछ दिनों बाद या वापस रिवीजन कर लेते हो और फिर किसी क्वेश्चन को आप देखते हो, तो आपको फटाक से वो पिक्चर याद आती है ना, वैसे आपको ये क्लास याद आ जाएगी। हाँ सर ने एक बार ऐसे बताया था मुझे और उसमें वो ऑप्शन राइट था। तो ऐसे याद आता है, जैसे पिक्चर याद होती है ना। वो पिक्चर क्यों याद हो जाती है? क्योंकि आप उसको ध्यान से गौर लगा के सुनते हो। तो इस वीडियो को भी, इस क्लास को भी ध्यान से गौर लगा के सुनो, तब आपको सब कुछ याद होगा। तो अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा है। ऑप्शन ए अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा अमीबा, ऑप्शन सी हिस्टोलिक अमीबा और ऑप्शन डी अमीबा स्पीशीज। बताइए जल्दी से। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम। जिसने अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम कहलाता है अमीबा प्रोटियस। कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन, जब सर्वाधिक मुक्त आयन कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फॉस्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी मैग्नीज। ए बी सी या डी? जो न्यू आए हैं उनको बता दूं, कल सुबह 9 बजे बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। कल सुबह 9:30 बजे, कल सुबह 9:30 बजे बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, तो प्लीज आ जाना। तो इस कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन कौन सा होगा? सर्वाधिक मुक्त आयन बताना है आपको, जल्दी से बताइए जल्दी से। सर्वाधिक मुक्त आयन, जिसने पोटेशियम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। पोटेशियम बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन कौन सा होता है? पोटेशियम कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों को सबसे कम मात्रा में चाहिए? जिसको बोलते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है। देखो ऑप्शन को ध्यान से देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन ए दे रखा है सल्फर, बी बोरोन, सी पोटेशियम और डी मोलिब्डेनम। अब पोटेशियम जानते हो कि ये तो प्राथमिक पोषक तत्व होता है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं और इनकी सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अब सल्फर, बोरोन और मोलिब्डेनम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर अब दीजिए, ए बी सी या डी लिखकर बताइए मुझे लाइव चैट बॉक्स में क्या होगा इसका जवाब। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों को सबसे कम मात्रा में चाहिए? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला मोलिब्डेनम, बिल्कुल सही जवाब है। मोलिब्डेनम क्या होता है? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व या अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड एक सवाल और बता दूं, अगर आपसे पूछ लें कि जो फूल गोभी होती है उसमें विप्टेल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे होता है, या विप्टेल कायिकीय विकार
पादप कायिकी विकार विप्टेल किससे होता है? तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है, फूल गोभी में विप्टेल व्याधि किसके कारण होती है? मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, पादप शरीर कायिकी विज्ञान के जनक, पादप शरीर जिसको बोलते हैं हम क्रॉप फिजियोलॉजी, पादप शरीर कायिकी विज्ञान या क्रॉप फिजियोलॉजी के फादर ऑफ जनक पूछा है, आपको बताना है फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी या पादप शरीर कायिकी विज्ञान के जनक। ऑप्शन ए स्टीफन हेल्स, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी बटलर। ए बी सी या डी? जिसने ए जवाब दिया है स्टीफन हेल्स, पादप शरीर कायिकी विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स जिसने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। स्टीफन हेल्स क्या है? पादप शरीर कायिकी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ भारत के पूछा जाए आपसे कि भारत के पादप शरीर कायिकी विज्ञान के जनक कौन है, तो फिर जवाब होगा जेसी बोस। क्या होगा? जेसी बोस। तो भारत के पादप शरीर कायिकी विज्ञान के जनक जेसी बोस हैं और वर्ल्ड के कौन हैं? स्टीफन हेल्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पादप रोग विज्ञान के भारत के जनक कौन है, पादप रोग विज्ञान के जनक भारत के संदर्भ में, तो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर ईजे बटलर को। किसको माना जाता है? डॉक्टर ईजे बटलर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना कहलाता है। क्वेश्चन बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देख लो सांद्रता वाला क्वेश्चन, क्योंकि कुछ रसायन का संबंध पौधों के आकारिकी और शरीर रचना से भी होता है, इसलिए ये सवाल यहाँ पर डाला है मैंने। पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए विपुंसन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी अंतःग्रहण और ऑप्शन डी फैलाव। बताइए ए, बी और सी और डी जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला विसरण, बिल्कुल सही जवाब है। विसरण में क्या होता है? पदार्थ अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। अब इसको एक उदाहरण की तरह समझिए। देखो हम क्या करते हैं, हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, किसी गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, तो हवा के कारण क्या हो जाता है? जो हवा के अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो चले जाते हैं गुब्बारे के अंदर, और गुब्बारे के अंदर क्या हो जाती है? गुब्बारे के अंदर उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। और जैसे ही हम वहाँ से उस बल को हटाते हैं या वहाँ से हाथ हटाते हैं, तो हाथ हटाने पर क्या होता है? वो जो जल के अणु हवा के अणु जो पास पास अधिक सांद्रता में होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ जाते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कमरा होता है, एक कमरे में आप गैस भर दीजिए, कोई सी भी गैस भर दीजिए, और जब उसको आप खोलोगे तो खोलते ही वो जो गैस है वो पूरी गैस कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कहाँ आ जाएगी? कम सांद्रता की ओर आ जाएगी। और ये क्रिया क्या कहलाएगी? विसरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। चलो एक उदाहरण और बता देता हूँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता कैसे होता है। पानी में आप जब वो डालते हो, चलो ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ो इसको, समझ गए आप, क्योंकि स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि सर ज़्यादा लेक्चर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। कोई बात नहीं, कम करेंगे। अगला सवाल है, शुद्ध जल का परासरण दाब ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। शुद्ध जल का परासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 12। बताइए जल्दी से। शुद्ध जल का परासरण दाब होता है ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। बताइए जल्दी से परासरण दाब। जिसने परासरण दाब का जवाब दिया है ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जो शुद्ध जल का परासरण दाब होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का परासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर 0 या 0 होता है। जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको बता दूं कि जो 0 या 0 होता है उसी को शून्य कहते हैं। और शून्य की जो खोज की थी वो किसने की थी? भारत ने की थी। भारत में जो एक महान वैज्ञानिक थे, कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य की खोज की थी। तो ध्यान रखना, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और शुद्ध जल का परासरण दाब ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? शुद्ध जल का 0 होता है। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब में मुख्य रूप से ये होता है कि जो जल होता है, शुद्ध जल और उसके अंदर जो घुलित जल होता है, उनका जो दाब होता है वो परासरण दाब कहलाता है। एक तो जल है जिसमें किसी प्रकार का कोई विलयन नहीं है, और शुद्ध जल है, और फिर उसके अंदर जो विलयन घुल जाएगा, किसी भी प्रकार का पोषक तत्व से रिलेटेड जो विलयन घुल जाएगा,
तो जो शुद्ध जल उसके ऊपर दाब डालेगा वो दाब कहलाएगा प्रासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर, और वो होगा शुद्ध जल में क्या होगा, शुद्ध जल में क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि शुद्ध जल में किसी प्रकार का विलयन ही नहीं है। जब विलयन ही नहीं है तो वो दाब डालेगा ही नहीं तो शून्य ही होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पत्तियों का जो या पौधे में कौन से भाग का जो परासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो सबसे अधिक होता है, तो पौधे में जो पत्तियां होती हैं उसका ऑस्मेटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। पौधे में जो पत्तियां होती हैं उनका ऑस्मेटिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा, और जो जड़ें होती हैं उनका ऑस्मेटिक प्रेशर हमेशा कम रहेगा या परासरण दाब कम रहेगा। तो पत्तियों का ज़्यादा और जड़ों का कम होगा, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, परासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए पोरोमीटर, ऑप्शन बी ओस्मोमीटर, ऑप्शन सी नैनोमीटर, टाटा नैनोमीटर वो वाला नहीं है, टाटा वाला नैनोमीटर नहीं है, और ऑप्शन डी है ओडोमीटर। बताइए जल्दी से, पोरोमीटर, ओस्मोमीटर, नैनोमीटर या ओडोमीटर। जो नए स्टूडेंट आए हैं बता दूं, कल सुबह 9:30 बजे BHU का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आ जाना। परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर नहीं सुना तो एक बार फिर बोल देता हूं, कल सुबह 9:30 बजे BHU का पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करवाया जाएगा लाइव। सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना क्लास में। परासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर किससे मापा जाता है? ओस्मोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखना, ओस्मोमीटर से परासरण दाब को मापा जाता है। अगला सवाल है हमारा, देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल की मात्रा क्या कहलाती है? मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल की मात्रा क्या कहलाती है? बताना है आपको। ऑप्शन ए केशीय जल, ऑप्शन बी कैपिलरी वाटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट सवाल है, पौधा इसी से जिंदा रहता है। केशीय जल, कैपिलरी वाटर, ए और बी दोनों और कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए दिया है जवाब, आपने ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़े इसलिए आपका जवाब गलत हो गया। जिसने बी दिया है उनका भी गलत है, और जिसने सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केशीय जल होता है उसी को हम कैपिलरी वाटर के नाम से जानते हैं। और बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन ही वहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछे जाएंगे बार बार, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है जवाब देने की। अब आपने केशीय जल देखा, हाँ सही है, अरे भाई बी वाला भी वही है, देखो ध्यान से, तो ए और बी दोनों। तो केशीय जल या कैपिलरी वाटर क्या होगा? पौधों को जो मिट्टी के कण होते हैं उसके बीच में उपस्थित रहता है, और मिट्टी के कणों के बीच से जो जल अवशोषित करती है वो केशीय जल ही होता है, और उसी से पौधा जिंदा रहता है, ध्यान रखना। अगला सवाल है, मिट्टी में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा क्या कहलाती है? कोई मिट्टी है या मृदा है, वहां पर पौधे उगे हुए हैं, और उसकी जड़ों के क्षेत्र जो संपूर्ण जल होगा वो क्या कहलाएगा? बताइए जल्दी से। जल से याद आया, मैं थोड़ा जल पी लेता हूं। बताइए आप, होलार्ड, कैपिलरी वाटर, केसर्ड या एकार्ड? मिट्टी में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है होलार्ड, बिल्कुल सही जवाब है। मिट्टी में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा क्या कहलाएगी? होलार्ड के नाम से जानी जाएगी। अब इस होलार्ड को डिवाइड करते हैं, तो होलार्ड को दो भागों में बांटा है, केसार्ड और एकार्ड। अब आगे बात करते हैं केसार्ड और एकार्ड क्या होता है। देखो आगे हमारा जो सवाल है उसको ध्यान से सुनना। मैंने बताया था कि संपूर्ण जल की मात्रा तो कहलाएगी होलार्ड। क्या कहलाएगी? होलार्ड कहलाएगी। तो अब देखो, मिट्टी में उपस्थित वह जल जो पादप द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो संपूर्ण मात्रा तो हमारी क्या थी? होलार्ड थी। अब उस होलार्ड में से हमने पानी ले लिया, पौधों ने अवशोषित कर लिया। तो अब अवशोषित करने के बाद में जो अवशोषित की हुई मात्रा है जो मिट्टी से पौधे के अंदर आ गई, अब अंदर आने के बाद में वो क्या कहलाएगी? अंदर आने के बाद में बताना है आपको, ऑप्शन ए बी सी डी। जिसने सी जवाब दिया है केसार्ड, बिल्कुल राइट है। पौधों द्वारा होलार्ड में से जो पानी अवशोषित कर लिया जाता है, तो अवशोषित करने के बाद जो पानी पौधों के अंदर आ जाता है वो कहलाता है केसार्ड। वो क्या कहलाएगा? केसार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो केसार्ड और इकार्ड होलार्ड के ही पार्ट हैं। तो होलार्ड बता दिया संपूर्ण जल की मात्रा, फिर उसमें से जो अवशोषित कर लिया वो हो जाएगा केसार्ड। अब जो बच गया वो क्या कहलाएगा? तो आगे देखिए, एक सवाल फिर है, क्योंकि ये सवाल आते हैं बार बार। जल में उपस्थित मिट्टी में उपस्थित वह जल जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता और वहीं छोड़ दिया जाता है।
तो संपूर्ण मात्रा होलार्ड, उसमें से अंदर ले लिया तो केसार्ड, और बच गया जो क्या होगा, इकार्ड होगा। तो ध्यान रखना, जो जल अवशोषित नहीं किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इकार्ड के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इकार्ड के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अमीबा, अंट अमीबा हिस्टोलिटिका या अमीबा प्रोटियस जिसको हम कहते हैं, किस संघ का प्राणी है? बताना है आपको, अमीबा किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा या मेमेलिया। बताइए जल्दी से, प्रोटोजोआ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या मेमेलिया। जिसने जवाब दिया है प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही जवाब है। अमीबा किस संघ का प्राणी है? अमीबा का प्राणी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अमीबा के अनियमित आकार का कारण है, अमीबा के अनियमित आकार का कारण है। ऑप्शन ए प्लाज्मा लेमा, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी कूटपाद और ऑप्शन डी कोई नहीं। अमीबा का जो अनियमित आकार होता है, आपने देखा होगा अमीबा ऐसा होता है, ऐसा 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 होता है, कहीं पैर जा रहा है, कहीं हाथ जा रहे हैं, ऐसे 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 होता है। तो जो अमीबा का अनियमित आकार होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा लेमा के कारण, कोशिका द्रव के कारण, कूटपाद के कारण या कोई नहीं। ए, बी, सी या डी। तो जो प्लाज्मा लेमा होती है, जिसने ए जवाब दिया है प्लाज्मा लेमा, बिल्कुल सही जवाब है। प्लाज्मा लेमा के कारण क्या होता है? अमीबा का अनियमित आकार होता है। अमीबा अनियमित आकार का किस कारण होता है? प्लाज्मा लेमा के कारण होता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में, और ये जो नदी नाले होते हैं इनमें अमीबा पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अमीबा में पाचन किस प्रकार का होता है? जो अमीबा होता है उसमें पाचन बताना है आपको किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए बायकोशिकीय, ऑप्शन बी अंतःकोशिकीय, ऑप्शन सी दोनों ही, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, अमीबा में पाचन किस प्रकार का होता है? बायकोशिकीय, अंतःकोशिकीय, दोनों ही या कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है अंतःकोशिकीय, बिल्कुल सही जवाब है। जो अमीबा में जो पाचन होता है वो कोशिका के अंदर होता है और उसको हम अंतःकोशिकीय नाम से जानते हैं। तो अमीबा में पाचन अंतःकोशिकीय, ध्यान रखना। कल सुबह 9:30 बजे बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। जो स्टूडेंट नए आए हैं ध्यान से सुन ले, कल सुबह 9:30 बजे बीएचयू का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पत्तियों के सिरे के द्वारा जल की बूंदों के रूप में हानि क्या कहलाती है? ध्यान से सुनिए, पत्तियों के जो सिरे होते हैं वहां से जल की बूंदें निकल रही है, वो क्रिया क्या कहलाएगी? बिंदु स्त्राव, स्फीत दाब, कोशिका स्त्रवण या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी, डी। स्फीत दाब, कोशिका स्त्रवण, बिंदु स्त्राव या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है बिंदु स्त्रवण या बिंदु स्त्राव, बिल्कुल सही जवाब है। बिंदु स्त्राव क्या होता है? जब जड़ों पर स्फीत दाब बढ़ जाता है, जब जड़ों पर स्फीत दाब बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां, जल जो होता है उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में पत्तियों के किनारे से छोड़ना प्रारंभ कर देती है और वो क्रिया कहलाती है बिंदु स्त्राव। तो ध्यान रखना, बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है? बिंदु स्त्राव होता है स्फीत दाब के कारण। स्फीत दाब बढ़ेगा जड़ों पर और क्या हो जाएगा? बिंदु स्त्राव हो जाएगा। जो जल होगा वो कहाँ से निकलेगा? जल निकलेगा पत्तियों के किनारों से बूंद के रूप में। बूंद छोटी होती है इसलिए दिखाई नहीं देती बेटा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखो जो न्यू स्टूडेंट आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा धमाकेदार क्लास होती है यहाँ पर शाम को और सुबह भी। तो सुबह भी 11:30 बजे पधारना आप, और कल तो सुबह 9:30 बजे भी पधारना है क्योंकि बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाएंगे हम, और जेट का भी करवाएंगे शाम को 4:30 बजे। पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल किससे मापा जाता है? जेट का भी पेपर सॉल्व करवाएंगे, अभी उसका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है लेकिन करवाएंगे जेट का पेपर भी सॉल्व। कल देखते हैं रिस्पॉन्स बीएचयू का कैसा आता है, उसके बाद में करवाएंगे। जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ। पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल किससे मापा जाता है? बताइए जल्दी से, पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल, पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए पोरोमीटर, ऑप्शन बी ओड मीटर, ऑप्शन सी टीलोमीटर और ऑप्शन डी कोई नहीं। पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल, हाँ पत्ती या पर्ण एक ही बात होती है। जिसने जवाब दिया है पोरोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। पोरोमीटर क्या होता है? पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल मापा जाता है। अब रंध्र को पूछ ले आप,
होता है। रंध्र को पूछ ले कि रंध्र जो होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रंध्र को बोलते हैं पोर। तो पोर से रिलेटेड याद रखना, पोर से ही पोरोमीटर बना है, और पोरोमीटर क्या करेगा, रंध्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा कि रंध्र कितना छोटा है या कितना बड़ा है या कितनी साइज का है या उसका डायामीटर क्या है। तो ध्यान रखना, पोरोमीटर से क्या करेंगे, रंध्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगला 1 मीटर और है, देख लो उस मीटर को भी क्या है। पौधों की वाष्पोत्सर्जन दर किससे मापी जाती है, पौधों की वाष्पोत्सर्जन दर। आप जानते हो वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस क्या होता है, पौधों के सभी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर और बता देता हूँ मैं, जो वाष्पोत्सर्जन होगा ना वो पौधे के सिर्फ और सिर्फ वायवीय भाग से होगा। अब पौधे का वायवीय भाग कौन सा होता है, जड़ के अलावा सारे भाग जो होते हैं वो वायवीय भाग होते हैं। पत्ती, उसका तना, उसके फूल, और जो भी भाग जो जड़ क्षेत्र से ऊपर होता है, जो मिट्टी के अंदर नहीं होता, मिट्टी के बाहर होता है, वो वाष्पोत्सर्जन करता है। तो वायवीय, सभी वायवीय भाग वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन आया हुआ है पीछे VHU में, मैंने आज ओल्ड पेपर देखे थे, उसमें क्वेश्चन था ये। तो पौधों की वाष्पोत्सर्जन दर किससे मापेंगे हम, बताइए जल्दी से। जिसने पोटोमीटर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वाला। पोटोमीटर से क्या करेंगे हम, पोटोमीटर से पौधों की वाष्पोत्सर्जन के दर को मापा जाएगा। पौधों के वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करता है, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करता है, बताना है आपको। वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करने वाला कारक, जिसने डी जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जो वाष्पोत्सर्जन दर होता है वो कौन कौन प्रभावित करते हैं, प्रकाश भी प्रभावित करेगा, ताप भी करेगा, वायु गति भी करेगी। कैसे, जब अधिक प्रकाश पड़ेगा तो गर्मी अधिक होगी, अधिक गर्मी होगी, क्योंकि प्रकाश अधिक है तो गर्मी भी अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी तो क्या होगा, जो वाष्प जल है वो वाष्प के रूप में ज़्यादा बनेगा। या फिर वायु गति तेज होगी तो वायु गति में नमी होती, वायु में क्या होती है, वायु गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। तो जब वायु गर्म होगी और तेज गति से चलेगी तो वो क्या करेगी, वो भी वाष्पोत्सर्जन में उतार चढ़ाव उत्पन्न करेगी। तो ध्यान रखना। आज मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने पर्सनल फ़ोन भी आए थे कि सर हम फॉर्म भरना चाहते हैं जेट का। तो देखो, सबसे पहले तो आप जेट का फॉर्म तुरंत भरिए, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट है। 8 तारीख आपकी, जो 8 जून है वो लास्ट डेट है। तो प्लीज़ फॉर्म भरिए, कल ही जाकर फॉर्म भरिए। फॉर्म, जब तक फॉर्म नहीं भरोगे तो एग्ज़ाम कैसे दोगे, तो तैयारी किस काम आएगी। तो फॉर्म भरिए। किसी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में, तो आपके पास पुराना है तो पुराना ही लगा दीजिए, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अभी चेक नहीं किए जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, उस दिन आपके सारे ही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे और वहाँ पर बाकायदा असली डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे और उस समय आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो अभी आपके पास पुराना है तो वो पुराना डॉक्यूमेंट लगा दो और फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट है। और जब लास्ट डेट होती है, लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं, तब उस समय वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी चलती है, सर्वर डाउन चलता है, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रह जाता है और साल बर्बाद कर बैठते हैं वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं जो देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ कल जाके फॉर्म भरिए और फिर उसके बाद में अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो आपको देनी थी। और इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बेटा कल सुबह 9:30 बजे BHU का पेपर सॉल्व करवाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको आना है, अगर नहीं आए तो फिर अगला पेपर मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक रंध्रों के खुलने व बंद होने को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा कारक रंध्रों के खुलने व बंद होने को प्रभावित करता है। अब इसके पीछे जो सवाल था वो क्या था, निम्न में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करता है, तो वाष्पोत्सर्जन दर को सभी करेंगे। अब अगला सवाल है, रंध्रों को, जो रंध्र हैं, पत्तियों पर रंध्र हैं, उसके खुलने और बंद होने को प्रभावित कौन करेगा, प्रकाश, ताप, वायुगति या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कौन सा करेगा। जिसने ऑप्शन डी वाला जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो रंध्र होता है उस रंध्र को खुलने में बंद होने में कौन प्रभावित करता है, प्रकाश भी प्रभावित करता है, ताप भी करता है, वायुगति भी करती है। तो ध्यान रखना तीनों ही होंगे, क्योंकि जो वातावरणीय कारक होते हैं वो मुख्य रूप से पौधे की सारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वातावरण की सभी क्रियाएं जो होती हैं
वो पौधे की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, फिर वो वाष्पोत्सर्जन हो, रंध्र खुलना हो या प्रकाश संश्लेषण हो या पौधों की बढ़वार हो या पौधों का रुकावट हो या पौधों में व्याधि हो या पौधों में कायिकी विकार हो, सभी प्रभावित करेंगे। अगला सवाल है हमारा मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादप आप सब लोग जानते हो। मरुद्भिद पादप क्या होते हैं? जो अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनमें जो पत्तियां होती हैं वो मोटे मांसलयुक्त पत्तियां होती हैं और बहुतों में क्या होते हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो मरुद्भिद पादपों के जो रंध्र खुलते हैं उसका समय बताना है आपको। कौन सा समय पर रंध्र खुलते हैं? सुबह खुलते हैं, दिन को खुलते हैं, रात को खुलते हैं या हर समय खुले ही रहते हैं? सुबह, दिन को, रात को या शाम को? बताइए जल्दी से। मरुद्भिद पादपों के रंध्र कब खुलते हैं? सुबह, दिन को, शाम को या रात के समय? सुबह, दिन को, रात को। जिसने रात्रि जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मरुद्भिद पादप होते हैं उसमें जो रंध्र खुलते हैं वो रात के समय खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में जल कम होता है, शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पहले से जल की कमी होती है। तो जब वो दिन में अगर रंध्र खुले रहेंगे तो क्या होगा, पौधों से पानी का हार्स अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो पौधों में जल की कमी हो जाएगी और मिट्टी में भी ऑलरेडी जल की कमी रहती है। तो पौधे क्या होंगे? पौधे जल की कमी के कारण नष्ट हो सकते हैं। तो जो पौधे सबसे पहले उगे थे वहाँ पर वो धीरे धीरे उनकी आकार की, शरीर आकार की बदलती गई और उन्होंने अपने शरीर की रचना को इस प्रकार से ढाल लिया, इसीलिए आज वो वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जो वनस्पति होती हैं और जो मनुष्य जीव जंतु होते हैं वो अपने वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। समझ गए होंगे आप। लेमार्क वादर वो पढ़ा होगा आपने, जब जिराफ की गर्दन लंबी हो जाती है, उस प्रकार के कुछ तथ्य थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। और प्लीज़ अब फिर से मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको शेयर करना चाहता हूँ। कल सुबह 9:30 बजे BHU का पेपर सॉल्व करवाऊँगा मैं। तो आप सारे जो स्टूडेंट हैं उन सबको आना है और BHU का पेपर, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। मैंने देखा था लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आना है आपको, अपन पेपर सॉल्व करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, वहाँ पर आपके दिमाग से कैसे खेला जाता है, किस प्रकार के ऑप्शन देंगे कि आप पहला ऑप्शन देख के गड़बड़ करोगे या चौथा ऑप्शन देख के गड़बड़ करोगे। तो उस प्रकार की सारी बातें करेंगे। आप आना क्लास में, बहुत फ़ायदेमंद क्लास रहेगी आपके लिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो सगे सहेलियां हैं आपकी, या आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, आप जो भी उनको बोलते हो, उनको भी क्लास में लाना और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें आप जैसे स्टूडेंट की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब सुबह क्लास लगेगी सही 9:30 बजे, 9:30 बजे क्लास लगेगी। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा लगभग 8 बजे के समथिंग। ठीक है, आपको लिंक को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके जितने भी जो भी ऐप है आपका, उस पर शेयर करिए उसको और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।